आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन सर। 4,000 करोड़ से ज़्यादा के जो एसेट्स हैं उसको मैनेज करते हैं। तो पीएमएस के लेवल पे या बड़े लेवल पे जब फंड मैनेज होता है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है? प्रमोटर्स को मिलना, प्लांट विजिट करना, फैक्ट्रीज जाना, बिजनेस को समझना, उनकी अर्निंग कॉल्स को अटेंड करना, कॉम्पिटिटर से बात करना। क्या ये किए बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? मात्र 700 की सिप करते हैं तो अब भी आपके 1 करोड़ की राशि आपकी इकट्ठी हो जाएगी। तो मेरे घर को छोड़ के लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है सारा का सारा वो 100% जो है मेरा इक्विटी में है। जो पहला करोड़ होता है हमेशा वो मुश्किल होता है। जब आपका बेस इंक्रीज हो जाता है ना फिर मल्टीफुल ग्रोथ होता है। और जो आपने 100 टाइम्स की बात करी, 1 लाख रुपए अगर डाला है तो 1 करोड़ 28 लाख मिलेगा, 128 गुना हो जाएगा। मैंने रामदेव जी के साथ 6 साल काम किया तो 830 गुना सेंसेक्स हो गया। वॉरेन बफेट, उनको मुझे लाइव 3 बार सुनने का मौका मिला। तो उन्होंने बोला साथ में कि मैं 1-2 बिलियन से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। आपने 15,000 की सिप करी है तो लगभग 20 करोड़ की राशि आप इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं आप आज ही रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो कि 4,000 करोड़ से ज़्यादा के जो एसेट्स हैं उसको मैनेज करते हैं और इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि कैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को ग्रो करें। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और आप बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ऑडियंस जो है आपके बारे में जानना चाहती है, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें। धन्यवाद नवजोत। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू यंग पीपल। जहाँ पे आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। सो जैसे आपने बताया, हाँ, कंप्लीट सर्कल जो मेरी कंपनी है वो 4,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। बेसिकली दे आर 2 कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ। एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और एक हमारी पीएमएस कंपनी है। वेल्थ मैनेजमेंट में कोई 3,500 करोड़ के करीब एसेट्स हैं और पीएमएस में कोई 550 करोड़ के करीब एसेट्स हम मैनेज करते हैं। और इस समय मैंने अपनी कंपनी में सीईओ का हैट पहना हुआ है जो मेरी पीएमएस कंपनी है उसमें। और जो इंडिया की इक्विटी स्टोरी है जो हम देख रहे हैं अनफोल्ड होती हुई, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में इक्विटी का कल्ट स्प्रेड करने के लिए हम प्रोत्साहित रहते हैं हर वक्त। और उसी के लिए आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सर, बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो आपसे मिलके, और बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने बताया 4,000 करोड़ के एसेट्स, ठीक है, लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है एक बड़े स्केल पे। तो सर, पूरा हम आपके बारे में जानेंगे कि कैसे आप इन एसेट्स को मैनेज करते हैं। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सा एक अच्छा वे है पार्टिसिपेट करने का, कहाँ से स्टार्ट करें। बट उससे पहले आपकी जो जर्नी है, स्टार्टिंग से वो जर्नी को हम समझ लेते हैं, कहाँ से आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में बाकी सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है हमें यहाँ पे बुला के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट कोई भी जर्नी है और कोई भी स्टोरी है वो हमेशा स्ट्रगल्स के साथ ही शुरू होती है। एंड पर हमारे पास पेरेंट्स की बहुत ब्लेसिंग्स रही है, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है। और मैं इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन। मेरे जो पार्टनर मेरे ब्रदर गुरमीत हैं वो MBA हैं। और हम दोनों का मिलना हुआ जब हम दोनों सीमेंट ट्रेड में थे। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में था, वो ACC सीमेंट में थे। तो वहाँ मीटिंग्स होती थी, जब क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स, तो वहाँ मिलना हुआ। वहाँ से हम लकी रहे कि हमें HDFC बैंक में जॉब मिल गया, दोनों इकट्ठे वहाँ गए। और वहाँ से बैंक में काम करने के बाद हमें मैं बोलूँगा बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि दैट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है। और उस इन्वेस्टमेंट फील्ड को लेके हमने देखा कि दैट म्यूचुअल फंड्स तब 2005-06 में बड़ा हो रहा था। और 2006 में हम दोनों के पास निपॉन, जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड होता था, वहाँ पे हमें जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज बैंक में डिफरेंट नंबर होते थे, पर यहाँ पे टोटल आपका कंटेंट ओरिएंटेड स्टडीज़ थी। अब एक चीज़ ज़रूर अच्छी रही जो मैं आपको भी हमेशा करता देखता हूँ कि हमने हमेशा अपने आप को थोड़ा सा कंटेंट में ऊपर रखा। इन टर्म्स ऑफ हम पढ़ते रहे, लर्न करते रहे नई नई चीज़ों को, उसका बेनिफिट मिला। वहाँ से आगे हम अपने डिफरेंट जॉब्स में मूव करें। लास्ट असाइनमेंट मेरी मोतीलाल में थी और गुरमीत सिटी बैंक में थे। और वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि हम अपने लिए कुछ करते हैं। और जहाँ से कंप्लीट सर्कल जो हमारी कंपनी है, हमारा ड्रीम, हमारा प्राइड जो है, उसका जन्म हुआ। और आज इस चीज़ को 9 साल होने वाले हैं हमारी कंपनी को। और एज वी से एक फैमिली है 53 लोगों की। हम एम्प्लॉयज़ नहीं बोलते हैं अपने, हमारे यहाँ सारे जो लोग हैं हमारा परिवार ही हैं। और 53 लोगों की फैमिली है, डिफरेंट 8 लोकेशंस पे।
और साथ में एट द सेम टाइम कोई 4,000 करोड़ के एसेट जो आपने बात करी है, उसमें 3,500 करोड़ कोई हम कंप्लीट सर्कल कैपिटल जो हमारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसमें मैनेज करते हैं, और कुछ 550 करोड़ के करीब एसेट्स हम जो हैं अपने पीएम। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो ये है स्टोरी जो शुरू हुई थी एक इनिशियल 100 सिप्स जो हमने लॉगिन करी थी आज से 9 साल पहले, आज ये 4,000 करोड़ के करीब एसेट्स हैं। तो सर आपकी स्टोरी में देख रहा था जिसमें आपने बताया कि आप और गुरमीत सर जो हैं फ्रेंड्स थे, और आप एक दिन कार में जा रहे थे और जाते जाते आपके माइंड में एक आइडिया आया कि खुद का कुछ वेल्थ मैनेजमेंट का स्टार्ट करते हैं। और आपने बताया कि आपने एक टिश्यू पेपर पे 16-17 कुछ टिश्यू पेपर पे प्लान बनाया, उसके बाद में बोला कि चलो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर ये स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो ये क्या कहानी थी? बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये। और एक दिन भाई का फ़ोन आया, उसने मेरे को बोला क्या कर रहा है, मैं कहा मैं ऑफिस में हूँ। तो उस समय मेरी वाइफ और डॉटर बॉम्बे गए हुए थे, तो कह रहे गाड़ी लाया, मैं कहा नहीं आज गाड़ी नहीं लाया। उसने कहा कि मैं तेरे को पिक करता हूँ। सो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो उसने मेरे को पिक किया, उसने बोला कब तक हम ये काम दूसरों के लिए करेंगे। सो मैंने कहा हम सब ठीक तो चल रहा है, मतलब अच्छी सैलरी आ रही है, और हम बीइंग सैलरी क्लास क्या होता है वो 30 तारीख का जो मीटर है ना वो सबसे बड़ी स्लेवरी है अगर आप आज मुझसे पूछते हैं तो। हमें लगता है सैलरी आ रही है, बट क्या है कि सैलरी आपको एक तरह से आपको बांध के रखती है, आपको घोड़े की नाल की तरह ना यहाँ पे इधर उधर देखने नहीं देती है, क्योंकि आपको लगता है आ ही जाएगी सैलरी, तो आपकी सोच को लिमिटेड करती है। बट आई थिंक वो भी उस समय तक ज़रूरी था कि हमें एक्सपीरियंस लेना है। तो मैंने कहा कि सब ठीक है, क्यों रायता फैलाने के मूड में हो। कहते नहीं हम अपना कुछ करना चाहते हैं, और अब हमारे दोनों में ऐसा होता है इसने कुछ बोल दिया तो दूसरा उसके बाद ना नहीं बोलता है, एज सिंपल एज दैट। जो ज़्यादातर भाइयों में होता है, दोस्तों में होता है कि दैट भाई ने बोल दिया तो करना है तो करना है। मैं कहा प्लान क्या है, तो कहता खाना खाएंगे। मैं कहा खाना खाते हैं। खाना खाया, थोड़ा बहुत पीने का मूड था, पर दिल्ली में उस समय कुछ 10 बजे के करीब मामला बंद हो जाता, तो हम गुड़गांव चले गए। वहाँ से गुड़गांव में फिर हम लोगों ने आपस में खाते पीते हुए टिश्यू पेपर्स में, गाड़ी में टिश्यू पेपर ही थे, पेन लिया और टिश्यू पेपर में बैठ के पूरे प्लान बनाया, ऐसे करना है, ऐसा करना है, या कैसी चीज़ें होंगी, दोनों फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे मैनेज होगा। ऐसे करते करते सुबह के 3-3:30 बज गए। ये दिसंबर 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, विंटर्स ऑफ 2014। आप समझ सकते हैं दिल्ली में ठंड होती है। और फिर उसने मेरे को घर ड्रॉप किया वापस, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम पहले मंदिर गए, फिर गुरुद्वारे गए और आशीर्वाद लिया, और आगे फिर हमने डिसाइड कर लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और वहीं से दिमाग में आ गया कि दैट इस सर्कल को कंप्लीट कैसे किया जाए। ऐसे सोच रहे थे और कंप्लीट सर्कल का नाम आ गया। लकीली कंपनी रजिस्ट्रेशन में जब डाला तो कंपनी का नंबर, वो नेम भी अवेलेबल मिल गया। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई। बिल्कुल सर, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग कहानी लगी कि जैसे आपने सोचा कि ये चीज़ सोची, इसको स्टार्ट कर लिया, तो ये बहुत, क्योंकि हिम्मत हर किसी में नहीं होती। स्टार्ट बहुत लोग करना चाहते हैं आज की डेट में, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं हर कोई सोचता है बिजनेस करें, ठीक है। बट वो ये है कि एक वो रहता है कि पता नहीं स्टार्ट करेंगे चलेगा नहीं चलेगा, उसी में क्या है कि लोग निकल जाते हैं कि चलो छोड़ो। भाई मैं आपको बताऊं, मैं रनर हूँ, आपको जैसे पता है। हमारे क्या बोला जाता है, सुबह रन करने के लिए, लंबा रन करने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है। जद्दोजहद जो है ना वो बेड से 2 पैर नीचे रखने की है बस, सीधा। सो पहल की ही जद्दोजहद है, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप फॉलो करना शुरू कर देती हैं। हम बहुत हद तक मानते हैं कि दैट आप अगर कुछ ठान लो ना तो मुश्किल होगा कि आप वो नहीं कर पाओ, और सपना वही है जो आपको सोने नहीं दे। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है और उसके पीछे फिर आप सोच रहे हो कि आप सोचते तो पूरा कर रहे हो, तो नहीं कर पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा। सो आई थिंक चाहे वो रनिंग हो चाहे वो बिज़नेस हो, और यहाँ पे हम तो बहुत अभी छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हम एक ड्रीम हम 9 साल से जो देखा था उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट मैं कह रहा हूँ बहुत लोग हैं एस्पिरेशनल हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही मैसेज है आपके शो के थ्रू उनको कि अगर आपने कुछ सोचा ना तो उसके लिए फिर 200% लग जाओ, फिर सोचो नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर लेट्स से 1% कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ और होगा, पर कुछ ना करने से और फेलियर लेने से तो अच्छा है कि सॉरी आई कैन यू बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ ना करने से और फेलियर के डर से तो अच्छा है कि आप फेल हों और दोबारा फेल हों और दोबारा फेल हों और उसी से सक्सेस की स्टोरी अपनी कार्व आउट करें। सो हमारे टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपोजर नहीं था जो आज है, ये एक स्ट्रीम होगी ये भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा मुझे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं और आज की जनरेशन के लिए स्काई इज़ द लिमिट। और बहुत बहुत अच्छा लगता दिखता है एस्पिरेशनल इंडिया को देख के मुझे। जहाँ जाओ यंगस्टर्स दिखते हैं, आप जैसे प्रॉमिसिंग रिसोर्स दिखते हैं जो देश की बैटन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सर जैसा कि अभी हमने बात की 4,000 करोड़ के ऊपर के एसेट्स आप मैनेज कर रहे हैं, देश का जो सबसे बड़ा फंड हाउस है उसका AUM 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, और कुछ ऐसे फंड हाउसेज है रिसेंटली उनका AUM 1-1 लाख करोड़ क्रॉस किया है। बट अभी भी ना हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनको ना इक्विटी मार्केट के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं उनके मन में। उनको क्या लगता है कि आसपास में कोई ना कोई तो ऐसा होता है कि मेरे अंकल हैं, ठीक है, या कोई दोस्त है जिसने पैसा स्टॉक मार्केट में डुबा दिया, किसी का घर बिक गया, तो उस डर की वजह से ना लोग स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहते। वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है पर मार्केट में आना नहीं चाहते। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जो हैं, जो लाखों लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब इतने सारे एसेट क्लासेज हैं, सेफ चीज़ें जैसे गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन सब चीज़ों को छोड़ के स्टॉक मार्केट में जो कि एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, ठीक है, 2020 में गिरावट हुई, 2008 में गिरावट हुई, ठीक है, वैसे भी छोटी मोटी गिरावटें चलती रहती हैं, जो वॉलेटाइल है कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें पैसा क्यों लगाना चाहिए? क्या ऐसा वहाँ पे रखा हुआ है जो बाकी चीज़ों में नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। इनफैक्ट ये जो अभी पिछले 3-4 साल में हुआ है, मार्केट्स के जो रिटर्न आए हैं देख के, काफ़ी लोग उससे लोभित होकर इक्विटी मार्केट में आए भी हैं। मतलब जस्ट टू गिव यू अ नंबर, कोविड से पहले कोई 2.25 करोड़ के करीब यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियो थे। यूनिक मतलब आपकी मल्टीपल स्कीम्स हो सकती हैं, मेरी मल्टीपल स्कीम्स हो सकती हैं, और यूनिक 4.25-4.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। अब जब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में 10 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट्स हैं और कोई 4 करोड़ 40 लाख के करीब म्यूचुअल फंड फोलियोज़ हैं, म्यूचुअल फंड यूनिक कस्टमर्स हैं। जबकि टोटल जो पैन कार्ड लिंक टू आधार 55 करोड़ है, एक तरफ 55 करोड़ आपका और एक तरफ 4 करोड़, तो गैप समझिए कितना है। तो अगर 50% भी इसका मार्केट है तो आने वाले समय में ये 50% मार्केट जो होगा, जो या डीमैट अकाउंट्स होंगे या इसमें म्यूचुअल फंड्स आपके फोलियोज को लेंगे। अभी किस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड मार्केट में आना चाहिए या इक्विटी में आना चाहिए? पहले तो म्यूचुअल फंड के जो IM की बात कर रहे हैं उसमें कोई 45% करीब फिक्स इनकम भी है आपका, 45-50% के करीब, और उतना ही इक्विटी भी है आपका। बट एट द सेम टाइम अगर लोग इसको सोच रहे हैं कि ओवरनाइट मनी मेकिंग मशीन है, तो ये वो नहीं है। आप समझिए, आप तो खुद रिसर्च करते हैं, अगर अंडरलाइंग एक कंपनी है, मान लीजिए कोई भी एक्स कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे हम रिलायंस ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं, और ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। वो इतने बड़े बिजनेसेस हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी फैक्ट्रीज ब्रांचेस हैं उनकी, उसके बाद जाके वो 18-20% के अर्निंग ग्रोथ से बढ़ते हैं विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। कई बार वो भी नहीं होता है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैपिटल मार्केट हर साल हमें 50 गुना 40 गुना दे दे। तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस मार्केट में नहीं आए, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल फ्रंटेड है आपकी। आपको जब कैपिटल मार्केट में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोच के आना है कि यहाँ पे आप जब शेयर खरीदते हैं या कोई म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं तो आप भागीदार बनते हैं उस कंपनी के। सो आप खुद ओनर बनते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं। बट जब आप बाय करते हैं
तो आपको समझना है कि आपने बिजनेस बाय किया है। वो बिजनेस का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में किसी एक्शन के कारण, बट इवेंचुअली अगर आप देख रहे हैं बिजनेस तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, मार्केट अच्छी होती है, सेंटीमेंट अच्छे होते हैं, तो जो रिटर्न जो है आपके स्टॉक का वो उसकी अर्निंग से बहुत आगे चल रहा होता है। कई बार मार्केट बहुत एवरेज होती है, नहीं अच्छी होती है, सेंटीमेंट्स ख़राब होते हैं, तो मार्केट की कंपनी के नंबर तो अच्छे आ रहे होते हैं पर स्टॉक का प्राइस रिवॉर्ड नहीं, आप स्टॉक के प्राइस को रिवॉर्ड नहीं कर रहे होते हो। इवेंचुअली उसकी जो अर्निंग है और साथ में जो उसका प्राइस है वो कहीं ना कहीं बीच में मैरी होते हैं। अगर मार्केट प्राइस बहुत ऊपर चल जाता है तो टाइम करेक्शन होता है या प्राइस करेक्शन होता है अगर अर्निंग्स नहीं आती हैं, और नीचे होता है तो अर्निंग आपका पी रेट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो लोग समझते हैं इस चीज़ को या जिनके पास समय है ये सब चीज़ें करने का, वो खुद स्टॉक्स करें, मुझे ऐसा लगता है। पर जिनके पास समय नहीं है और वो किसी और कार्य में प्रगति कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी तरह डिफरेंट चैप्टर्स पे पॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैनेज पोर्टफोलियोज़ हैं। आप चुपचाप अच्छे एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लीजिए। आपका बड़ा कॉर्पस है तो आप म्यूचुअल फंड को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पीएमएस ले लीजिए, और उसको एक जो एक्सटर्नल एक फंड मैनेजर है जिनके पास प्रॉपर रिसर्च टीम है उसको मैनेज करने दीजिए। अब देखिए हमारा पीएमएस है, 5 लोग रिसर्च में हमारे पास, सो टोटल इंक्लूडिंग अस 7 लोग रिसर्च करते हैं प्रॉपर देख के कि कैसे काम करना है, कौन से स्टॉक्स लेने हैं, क्या नहीं लेना है। इतनी बड़ी रिसर्च टीम है। जितने बड़े टीम्स होती हैं उनके पास और ज़्यादा लोग रिसर्च में होते हैं। सो अगर आपके पास उतना समय है कि आप फैक्ट्री विजिट करके आ रहे हैं, प्रमोटर से मिल रहे हैं, अर्निंग कॉल्स पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट एनालाइज कर रहे हैं, तो आप ले लीजिए। पर अगर नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक मैनेज पोर्टफोलियो को दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अभी सर हिस्टोरिकली जैसे हम देखें अगर, तो लोग बोलते हैं गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। गोल्ड किसी ने लिया था, बोलते हैं हमने 5,000 तोला में लिया था, 10,000 में लिया था, वो यहाँ से इतना बढ़ गया, प्रॉपर्टी इतने बढ़ गई। लोग क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं, वैसे मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी वो करोड़ की हो गई, वो शायद 10 लाख की आज से 30-35 साल पहले थी। रिटर्न कैलकुलेट नहीं करते। तो हिस्टोरिकली सर अगर बात करें तो इक्विटी ने कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? चलिए इंडेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स 1979 में शुरू हुआ, 100 से शुरू हुआ, आज कोई 83,000 के आसपास है। 100 to 83,000 इन 45 ईयर्स, तो 830 गुना सेंसेक्स हो गया, जो कि एक इंडेक्स है। मैं इसमें कोई एक्टिव फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 1000 से शुरू हुआ आपका, और आज आपका कोई 25,000 के आसपास है। तो 25 गुना निफ्टी भी हो 25 गया। गुना निफ्टी भी हो गया आपका। पर निफ्टी शुरू हुआ 92 में, तो उसका टाइम फ्रेम कम है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25 टाइम्स, 830 टाइम्स आप इंडेक्सेस को देख रहे होते हुए आप सरप्राइज होंगे। लोग 100 बैगर्स आइडियाज़ ढूंढते हैं, स्टॉक बता दो 100 गुना बढ़ जाए। ये मतलब मैं 2 रुपये का स्टॉक ले लेता हूँ क्योंकि वो 2 रुपये का, इसलिए 100 गुना हो जाएगा। ये रैशनली गलत है। पहले सस्ता तो बढ़ जाएगा। आज की डेट में 11 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनकी नैव 100 से ऊपर है। जब म्यूचुअल फंड का नया फंड ऑफर आता है तो 10 रुपये पे आता है। तो आप 100 गुना स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ आपको 11 ऐसे म्यूचुअल फंड दे दूंगा जो 100 गुना रिटर्न दे के बैठे हुए हैं। सर म्यूचुअल फंड 100 गुना रिटर्न? म्यूचुअल फंड 100 गुना रिटर्न। उसमें एक फंड है निपॉन ग्रोथ, जो रिलायंस ग्रोथ होता था जब हम रिलायंस में थे, तब से वो बहुत अच्छा कर रहा है फंड। तो उसकी नैव तो कोई 4300 से ऊपर है। 430 टाइम्स एक म्यूचुअल फंड ने दिया 28 साल में। कब स्टार्ट हुआ था ये फंड? 28 साल पहले शुरू हुआ था। 28 साल में कितना रिटर्न दिया? 430 गुना। 430 गुना। अब आप ठीक है ना, मैं जितने भी हमें यंग लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और मैं आपको मैथ्स नंबर के हिसाब से बताना चाहता हूँ। फ्यूचर वैल्यू जो आप निकालते हो, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, या फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हो कि आपने भाई 1 लाख रुपए लगाया पोर्टफोलियो में, वो 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, कितने साल में वो कैसे निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर ब्रैकेट में रेज टू पावर टी। सो हमारे यहाँ क्या है कि हर कोई आर पे फोकस कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस कर रहा है, जबकि पावर में टाइम है। जितना आप समय देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, उतना वो मल्टीफोल्ड ग्रो करेगी। अगर आप 12% में भी पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे ना, जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया का एक्सपेक्टेड अगले 8-10 साल का, तो 6 साल में डबल होता है, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना, 30 साल में 32 गुना। अगर आप जैसा कोई यंग बंदा शुरू करता है अपनी से, मान लीजिए वो
30 साल में भी शुरू करता है तो आज जो भी पैसा लगाता है तो अगले 30 साल तक 60 साल तक चलाता है तो 32 गुना हो जाएगी उसकी कीमत, 32 टाइम्स हो जाएगा। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सर जैसा कि आपने बताया 100 का सेंसेक्स आज की डेट में 83,000 क्रॉस कर गया है। मतलब अगर CAGR कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ, 83,000 पहुंचा 45 ईयर्स में, तो 16% का CAGR हो गया। आगे अगर 15% की रिटर्न भी आती है तो 15% से भी 10 साल में 4 गुना होता है पैसा रफली। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं आपको 20 साल पीछे ले जाता हूँ। अगर आप स्टडीज़ देखते हैं हाउ मार्केट ने कैसा मूव किया है, हर 10 साल में जो निफ्टी या सेंसेक्स हो जाता है। हम 2004 में चलते हैं। 2004 में जब वाजपेयी जी इलेक्शन हारे, उससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो सेंसेक्स था कुछ 6,000 के आसपास था। और 2014 में जब मोदी जी आए तो आपका निफ्टी जो था वो 61-6200 के आसपास, सेंसेक्स आपका 24,000 के आसपास हो गया। 2024 में जब मोदी जी दोबारा आए, मैं क्योंकि इलेक्शन ईयर्स थे मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ आपको साथ में, आपका जो सेंसेक्स हो गया 80,000 और निफ्टी हो गया आपका 24,000। सो आपने जो बोला ना 15% कंपाउंडिंग, वो होता है। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का समीशन है और रिफ्लेक्शन है, और निफ्टी आपका टॉप 50 कंपनीज का रिफ्लेक्शन है। भाई दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर इकोनॉमी ओनली। सो अगर GDP अगर आपकी 12-13% पे है तो आप इंडेक्स से इंडेक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 12-13% से आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दे देगा। एक्टिव फंड आपको 14-15% दे देगा। एक्टिव पोर्टफोलियो, मैनेज पोर्टफोलियोज आपको हो सकता है 17-18% दे दें। पर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको 12-13% भी मिल गया, आप सॉर्टेड है अपनी लाइफ में। अब हमारी कंट्री में अगर आपको मैं याद दिलाऊँ, जब वो पहले इनिशियली रिटर्न्स आते थे उस समय इन्फ्लेशन भी 8-9% होती थी। मेरे पापा और मामा FD करते थे, 12% का रिटर्न आता था 90s में, 6 साल में पैसा डबल होता था। सो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आप 15% से भी ग्रोथ मानते हैं अपने मैनेज पोर्टफोलियो की, तो 10 साल में पैसा 4 गुना हो रहा है। पर बात ये नहीं है 10 साल का पैसा 4 गुना हो रहा है, कहानी वहाँ नहीं रुकती है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो 15 साल में वो 8 गुना हो जाएगा, 20 साल में 16, 25 में 32 और 30 में 64 गुना। और जो आपने 100 टाइम्स की बात करी, अगर कोई 25 साल से शुरू कर रहा है, 60 में रिटायर हो रहा है, तो 35 साल में उसने 1 लाख रुपए अगर डाला है अपनी 25 साल की आयु में, तो 60 साल में अगर 15% से ग्रोथ मिलती है तो 1,28,00,000 मिलेगा, 128 गुना हो जाएगा। कंपाउंडिंग, जितना देरी से आप अपने पोर्टफोलियो को देखना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वही सर, जैसा कि हमने बात की 30 साल 35 साल की, अभी क्या होता है कि पहले तो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे मेरे फादर के भी कुछ शेयर्स थे, ठीक है, एक बैंक के शेयर थे, वो उनको मिले थे, किसी ने बोला ले लो, उन्होंने लेके रख लिए। वो भी कुछ आई थिंक 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, वो कुछ 50-60 हज़ार थे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है, वो उन्होंने छोड़ दिए तो उसकी वैल्यू हो गई। आज की डेट में क्या है, किसी ने 1 लाख रुपये लगाए, सुबह देखेगा, दोपहर को देखेगा, शाम को देखेगा, 5 बार तो उस पोर्टफोलियो को एक दिन में देख रहे हैं। यही विडम्बना है हमारी। और मुझे भी मतलब इतने स्टार्स हर कोई बंदा आके बोल रहा है म्यूचुअल फंड सही है आपके सामने। कई शोज़ हैं ऐसे जो डेडिकेटेड होते हैं ताकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो नहीं भटकें। बट देखिए आज 15 करोड़ लोग हैं ड्रीम IPL पे, 11 करोड़ लोग हैं क्रिप्टो पे, और 10 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिए हैं अपने, यूनिक लोगों ने। वैसे टोटल डीमैट अकाउंट 17 करोड़ है, पर यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियो जो है वो है 4 करोड़ 40 लाख। सो सबको जल्दी है। तो मैं अपने जितने भी यंग फ्रेंड्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब एक बैम्बू स्टिक की स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, चाइनीज़ बैम्बू स्टिक की, जो 4 साल 11 महीने तक इतना सा बढ़ता है और अगले 1-1.5 महीने में सीधा 90 फीट टॉल हो जाता है। आपको सींचना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है भाई, आप समझिए। आपको जो बनाना है अपने लिए खुद बनाना है। और सब चीज़ अच्छी लगती है, देखते हो कि उसने 50% बना लिया, उसने 60% बना लिया, टॉक ऑफ द टाउन है, आप कैसे मिस कर गए इस अपॉर्चुनिटी को। बट रिटर्न बनाना है, हमने युद्ध लड़ने नहीं जाना है यहाँ पे। तो अगर
आप सोच रहे हो कि आपने क्रिप्टो पे लगा लिया जो 24/7 चलता रहता है, जो हर वक्त आपको ऑन टोज रखता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या जो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे। हमारे फौजी भाई हमारे लिए देश को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको जागने का शौक़ है, अपने पोर्टफोलियो को सुबह शाम एनालाइज करने का शौक़ है, तो आप बेटर है कि देश के किसी काम आए रादर देन कि ऐसे एसेट्स में पैसा लगाएं जिनका आई डोंट नो क्या है फ्यूचर। शायद मुझे इतनी समझ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ समझ है, जो दिख रहा है सामने कि आप एक मैनेज पोर्टफोलियो में आराम से 13-14% से कंपाउंड कर सकते हैं, तो उसको देखा जाना चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने मोतीलाल ओसवाल में काम किया है, ठीक है, और रामदेव सर जो है मेरी भी इंस्पिरेशन रहे हैं, मैंने काफ़ी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। इवन मैं इन्वेस्टिंग में उनको देख के आया, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे। उनका जो एक फार्मूला है कि अगर आप 25% से कंपाउंडेड ग्रो करते हो तो 10 साल में 1 का 10 होता है, फिर अगले 10 साल में 10 का 100 होता है, फिर 10 का 100 का 1000 होता है। इस तरीके से मुझे काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिली कि चलो यहाँ से पैसा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो रामदेव सर से आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही, वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने रामदेव जी के साथ 6 साल काम किया, और आप मानेंगे नहीं, मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के लिए स्पेशली हम लोगों के लेवल पे हमारे पास टारगेट्स होते थे बुक्स पढ़ने के, मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स। मतलब आप समझिए कि आपके पास क्या टारगेट है। जब नंबर्स तो हो ही जाएंगे, उनको बोला अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर आप उनकी एक और बुक है अल्टीमेट सेल मशीन जो हर एम्प्लॉय को पढ़नी पड़ती है, बट कुछ बुक्स हमारे लेवल पे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होती थी, एंड इतना कुछ लर्न करने को। मतलब वो एक ऐसे सज्जन है, ऐसे गुरु हैं मेरे, जो कि किसी स्टेज पे खड़े होते थे, अपनी मिस्टेक्स के बारे में भी खुद बताना शुरू कर देते कि हम तो इसलिए गए थे और ये चीज़ हो गई। एक छोटा सा इंसिडेंस अगर आप बोलें तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। वो आयशर मोटर में गए 2011 में। आयशर मोटर में वो आयशर वॉल्वो के ले गए कि टाइप होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम होगा इंडिया में और ट्रक्स की डिमांड बढ़ेगी और वॉल्वो से बेटर तो इंजन मेकिंग कुछ है ही नहीं है। और इवेंचुअली वो टाइप तो इतना सक्सेसफुली नहीं चला, पर चल बुलेट गई हमारी रॉयल इनफील्ड, जिस कारण से आयशर का स्टॉक प्राइस भागा। और वो इस चीज़ को सबके सामने बताते थे, भाई हम तो किसी और तर्क को लेके गए थे पर चल कुछ और गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है लाइफ में। तो इतने ट्रांसपेरेंट, इतने जॉवियल, मतलब एक नॉलेज का भंडार जिसमें बोलूँगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। ये सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, हर जगह पे टारगेट होता है सेल्स का, इतना बिजनेस लेके आना है, ये करना है, और आपको टारगेट मिल रहा है बुक्स पढ़ने का। आप तो इस इंडस्ट्री से हैं, बताइए आरओसी का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका नया डेफिनेशन आज की डेट में ROCC, रिटर्न ऑन कंटेंट एंड कनेक्शन। जितना आप नॉलेज में आगे रहेंगे, जितना आप वेल कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपका बिजनेस, आपका सर्कल बढ़ेगा। ये जो कोई चीज़ समझ गया ना कि कितने वेल कनेक्टेड आप हैं और कितना आप रिच हैं कंटेंट में, वही आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आज कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं आपको अपने आप से, या आप मुझे अपने आप से? अगर हम सेम इंडस्ट्री से हैं, हम सेम तरह के कपड़े पहन के जा रहे हैं, अगर हम दोनों का कंटेंट विज़ बाकियों से बेटर होगा तो हम अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। यही चीज़ जो आप ये काम कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी काम आएगा। तो रिटर्न ऑन कंटेंट एंड कनेक्शन। और सर जितने भी लोग इन्वेस्टिंग में आते हैं, वॉरेन बफेट को देख के सभी लोग आते हैं, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो वॉरेन बफेट सर का मैंने नाम देखा था। वहाँ पे क्या कहानी हुई कि मैंने आज से 7-8 साल पहले कुछ शुरू किया था। उस टाइम पे क्या है ना, मुझे ये था कि पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, दुनिया के 10 जो रिचेस्ट लोग हैं, देखते हैं कि वो लोग काम क्या करते हैं, क्योंकि हम अगर पैसा कमाने का सोच रहे हैं और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, जहाँ से पैसा बन रहा है वहीं से तो हम कमा पाएंगे। तो उस टाइम पे आई थिंक वॉरेन बफेट जो है नंबर 1 पे थे उस टाइम के लिए। तो मैंने देखा कि ये बंदा नंबर 1 पे है और ये करता क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक कर गई कि यार यही करना है। अगर एक आदमी ये करके दुनिया का नंबर 1 आदमी बन सकता है, कोई कुछ भी बोले कि ये डूब गया, ये बर्बाद हो गया, ठीक है, शायद उसने समझदारी से रिसर्च करके नहीं किया होगा, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। सर जैसा कि हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि बर्कशायर हैथवे की जो AGM होती है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें आप कई बार गए हो बर्कशायर हैथवे की AGM में, तो उसकी क्या कहानी है सर, वो भी बताओ थोड़ा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और अगेन मैं ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मैं हमारे इन्वेस्टिंग गुरु जो हैं ओवरऑल, जो रामदेव जी के भी गुरु हैं, वॉरेन बफेट, उनको मुझे लाइव 3 बार सुनने का मौका मिला।
पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ओमाहा एक प्रांत है यूएसए में, शिकागो से कोई 1.25 घंटे की फ़्लाइट है जहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ पे ये एजीएम होती है। एंड आप एक हजूम लगा होता है वो एजीएम अटेंड करने के लिए। सुबह 6 बजे, ठंड हो बारिश हो, लोग लाइन में लगे होते हैं, क्योंकि अंदर जो सिटिंग कैपेसिटी 40,000 की है, पर लोग जो आए होते हैं वो 50-55 हज़ार आए होते हैं। जाके लोग 8 बजे की एजीएम जो शुरू हो रही होती है उसके लिए पहले से सीट ब्लॉक करके बैठे होते हैं। तो और आप देखिए, हम और आप प्रेजेंट करेंगे 10 तरह का डेटा पॉइंट, कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होगी, वहाँ 2 स्लाइड प्रेजेंट होती है, बस सिर्फ 2 स्लाइड, बाकी Q&A होता है। सो किसी ने पूछा वहाँ पे कि एक बार जब मैं गया होता कि आप इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। बाद में उन्होंने पेटीएम में लिया, थोड़ा स्टेक जब लिया था, पर तब पूछा तो उन्होंने बोला साथ में कि मैं 1-2 बिलियन से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। ये बात मैं बता रहा हूँ 2015-16 की। मेरा उस समय 330 बिलियन का उनका ओवरऑल कॉर्पस साइज़ था। सो वो कह रहे हैं कि उतनी कोई कंपनी तो बताओ जहाँ पे मैं इतना स्टेक ले सकूँ लार्ज कैप में। सो आई एम सेइंग आज इंडिया उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच रहा है, पहुँचेगा। बट अगर आप उन्हें सुनेंगे तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जल्दबाजी में ना कुछ परफेक्शन आती है, ना कोई रिटर्न बनता है। आपको समय देना पड़ता है। और कंपाउंडिंग के बारे में उनसे बेटर, या फिर चार्ली मंगर सर जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनसे बेटर कोई नहीं जानता। आई थिंक द वे दे प्रीच, अगर कोई सुन ले उनको और फॉलो कर ले तो आपका जो इन्वेस्टिंग का जीवन है वो तर जाए। सर जैसे हमने बात की म्यूचुअल फंड्स की, हमने बात की इंडेक्स की, पर बहुत सारे हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। उनका तरीका क्या रहता है? सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है दोस्त। किसी दोस्त ने बताया कि स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है वो दोस्त को भी नहीं पता, उसने भी किसी से सुना है कि बहुत बड़ा होने वाला है, या टीवी पे देख लिया, न्यूज़ में देख लिया, वहाँ से स्टॉक खरीद लिया। और कुछ लोग थोड़े बहुत फंडामेंटल भी देखते हैं, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए, उसके आधार पे स्टॉक्स लेते हैं। तो आप जैसे एक पीएमएस रन करते हैं, तो आप जो स्टॉक्स लेते हैं उसका क्या तरीका रहता है, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए, जो स्टॉक फाइनल निकल के आते हैं ना, जो पोर्टफोलियो में आते हैं, वो आउटकम होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जो आप लेते हैं। मानिए अभी लगभग 7300 कंपनियां लिस्टेड हैं एक्सचेंज में, पर अगर आप उसको 2 पैरामीटर से भी निकाल दें, जहां आप ROE 15% कर दें और अर्निंग ग्रोथ 15% कर दें विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, और साथ में हाई कंप्लायंट मैनेजमेंट जिसके अगेंस्ट कोई रेड फ्लैग नहीं हो कर दें, तो 95% कंपनियाँ निकल जाती हैं आपकी। सबसे बड़ा फिल्टर है भाई, इंडिया में कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस 10-11% तो है ना। आप बोरो करोगे, अगर आप AA रेटेड या A रेटेड कंपनी हो, 10-11% की कॉस्ट है। अगर आप 14-15% का अर्निंग ग्रोथ और ROE नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर वो धंधा कैसे प्रॉफिट बना के देगा? दूसरा मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में कोई रेड फ्लैग है तो वो भी आप फिल्टर आउट कर दीजिए। तो आपके पास 95% सिलेक्शन। तो इंपॉर्टेंट ये तो है क्या लेना क्या नहीं लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी मार्केट जो ब्रॉड बेस रैली होती है ना, वहाँ सब चल रहा होता है, गधा घोड़ा हर चीज़ भाग रहा होता है। तो आपको देखना है कि आपको सही कंपनी में बैट करना है। तो फर्स्ट ए पैरामीटर से निकल जाता है। उसके बाद मैंने जैसे बोला एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। हम अब एज ए हाउस कंप्लीट सर्कल मानता है दैट टॉप लाइन इज़ वैनिटी, जो सेल्स नंबर आपके हैं, बॉटम लाइन इज सैनिटी, जो अर्निंग नंबर्स हैं, पर कैश इन बैंक इज़ ट्रू रियलिटी। भाई जो कंपनी पैसा जनरेट कर रही है वही सच है। तो कैश जनरेटिंग काउस, कैश काउस इज़ व्हाट हम अपने पोर्टफोलियोज में लेना चाहते हैं। फोर्थ, इनोवेशन। आज की डेट में इनोवेशन जो है वो कंपनी के कोर DNA में होना चाहिए कि वो इनोवेट कर रही है। फिर आउटपुट कुछ भी हो, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इथेनॉल है, आउटपुट फिनटेक सोल्यूशन है, आउटपुट पावर सोल्यूशन है, आउटपुट 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आउटपुट बैंकिंग सोल्यूशन है, आउटपुट फार्मा सोल्यूशन है, डजेंट मैटर, बट इनपुट हैज़ टू बी देयर एज इनोवेशन, जो इनपुट के तौर पे होनी चाहिए। तो जब आप इन फिल्टर के थ्रू लेके जाते हो, आपके पास कोई लगभग 150-200 कंपनियां बच जाती हैं। उसको फिर फर्दर फिल्टर आउट करते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स कौन से हैं, वैल्यूएशन मिसमैच कहाँ पे है। मुझे कुछ पसंद है पर वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, उसका लेने का भी मतलब नहीं बनता है। इन सब के थ्रू जब हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पास हमारा यूनिवर्स आता है, जो 114 कंपनीज का यूनिवर्स आता है, और उसमें से हमें क्लाइंट के लिए कोई 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो का अवॉर्ड करना होता है।
अब उसमें हम फर्दर आपका जो जिन थीम्स पे हम प्ले करना चाहते हैं, हम थीम्स कार्व आउट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मोबिलिटी थीम है जो ऑटो थीम से ओरिएंटेड है, फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। पावर थीम है, इंडिया में क्लीन एनर्जी है, एट द सेम टाइम अदर सोर्सेज ऑफ पावर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग थीम है, गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है, आज 16.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी को, 2030 तक ये 25% हो जाएगा। और उसके अंदर सब थीम एक डिफेंस थीम है। तो ब्रॉडर ये 5 थीम है, लॉन्ग विद अब कंजम्पशन थीम है, बिकॉज आपकी मानसून्स ठीक हैं और साथ में आपकी रूरल एज वेल एज हाई एंड कंजम्पशन बढ़ेगी जैसे पर कैपिटा जीडीपी आपका बढ़ेगा। ये थीम्स बनाते हैं और उसके अंडरनीथ हम वैल्यू चेन बनाते हैं। इन थीम से किन किन कंपनीज को फ़ायदा होगा, पूरी वैल्यू चेन प्लॉट करते हैं और फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो कार्व आउट करते हैं। सर जैसे कि आपने अपना एक प्रोसेस बताया कंपनीज को सिलेक्ट करने का, उसके बेसिस पे आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं। जैसे आम एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो तो कंपनी के नंबर्स देखता है, क्योंकि सबके पास जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है वहाँ पे नंबर्स देखेगा कंपनी के, और अगर नंबर्स अच्छे लगेंगे उसमें पैसा लगा देगा। तो पीएमएस के लेवल पे या बड़े लेवल पे जब फंड मैनेज होता है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है? सो पीएमएस के लेवल पे कंपनी के नंबर्स देखना एक हाइजीन फैक्टर है, पर वो सिर्फ 5 या 10% का फैक्टर है। प्रमोटर्स को मिलना, प्लांट विजिट करना, फैक्ट्रीज जाना, बिजनेस को समझना, उनकी अर्निंग कॉल्स को अटेंड करना, कॉम्पिटिटर से बात करना, सप्लायर्स से बात करना, ओवरऑल पूरा हाइजीन सिस्टम समझना। आप कंपनी की बात कर रहे हैं, साथ में उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में समझना। भाई आपकी कंपनी अच्छा कर रही है पर इंडस्ट्री की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कैसी लग रही है उसको समझना। पूरे लैंडस्केप में उसका वैल्यू ऐड क्या हो रहा है उस सेक्टर में उसको समझना। उसका कोई डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हो रहा बिजनेस में, भाई आज कुछ कर रहे हैं कल को कुछ और जाके पैसा लगाते हैं। तो कई चीज़ें आपको समझनी पड़ती, देखनी पड़ती हैं। इतना कुछ करने के बावजूद, रिसर्च करने के बावजूद भी गलतियाँ हो जाती हैं, मानेंगे नहीं। सो बट यह है कि दैट आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स एक तो कम करनी है और दूसरा जो आपका मिस्टेक का जो कॉस्ट है वो कम करना है। सर जैसे कि आपने पूरा एक प्रोसेस बताया, 10 अलग अलग चीज़ें कंपनी के बारे में, जैसे प्रमोटर से मिलना, प्लांट विजिट करना। अभी जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसके मन में चल रहा होगा कि हम तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्या ये किए बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? क्योंकि जिसके पास में 2, 4, 5, 10 लाख का फंड है वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये चीज़ें करना। तो उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन है? मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरा अपना इन्वेस्टमेंट मेरे पीएमएस में है और म्यूचुअल फंड्स में है। मैं खुद भी डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता हूँ। मैं ये बताना फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा बिकॉज क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, आज आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये आपका फुल टाइम काम नहीं है सो आप एक म्यूचुअल फंड रूट लें, अपना मंथली सिप करें, और आपके पास अगर थोड़ा बड़ा कॉपस है तो आप एक पीएमएस रूट लें। अगर आप सोच रहे हैं कि बिकॉज आपने पिछले 3-4 साल में अच्छा काम किया और अच्छा कॉपस खड़ा किया है तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। पर मार्केट फ्रॉम द लो ऑफ 26,000 सेंसेक्स आज 83,000 सेंसेक्स पे हैं। सो आप अपना पोर्टफोलियो एक बार सेंसेक्स से आप कंपेयर कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा पोर्टफोलियो एनालाइज करे हैं जहाँ पे हमने देखा दैट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। इंडेक्स को बीट करना आज की डेट में आसान नहीं रहा है, बट अगर आप सही में ये करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आप लार्ज कैप कंपनीज में काम करें अगर आप फिर भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि लार्ज कैप में तो हम भी नहीं मिल पाते हैं प्रमोटर से, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। तो उस लेवल पे तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियोज, बैलेंस शीट्स, डेटा पॉइंट्स, न्यूज़ वो एनालाइज करना है। एट द सेम टाइम आपको अर्निंग कॉल्स जो हैं वो एनालाइज करना है, क्वार्टरली नंबर एनालाइज करना है इफ़ यू हैव टाइम। और ये अपने आप में कोई आसान चीज़ नहीं है। कई बार जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है लार्ज कैप का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, 2009 से 16 तक कोई रिटर्न दिया ही नहीं, ज़ीरो रिटर्न। और 16 से 800 का भाव आज अगर जियो का आप ले लोगे तो 3400 हो गया। लोग जियो को नहीं लेते हैं, पर जियो का भाव भी डालो ना उसमें, जियो फाइनेंस का। तो आई एम सेइंग ये इतना आसान दिखता, बहुत आसान है अच्छी मार्केट में, पर इतना आसान नहीं है। 2011 से 14 आप मानेंगे मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको मार्केट झिलाती है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है, बट अगर आप टिके रहते हो तो रिवॉर्ड करती है। सो समेशन यही है मेरा, अगर आपके पास समय है, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, आप अगर कर सकते हैं करिए, और लार्ज कैपिश कंपनी में करिए अगर आप खुद करना चाहते हैं।
सर ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लोग ये तो देखते हैं मैंने इतना पैसा कमाया, इतना मेरा रिटर्न बना, बट कभी भी उसको ना कंपेयर नहीं करते, सेंसेक्स से कंपेयर नहीं करेंगे, ओवरऑल कितना रिटर्न बना उसको भी अच्छे से कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं भी सर कहीं पे जाता हूँ, ठीक है, मान लो कोई सब्सक्राइबर मिल गया, कुछ लोग पूछ लेते हैं सर कैसे करें, ठीक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ अभी तक आपने क्या किया, बोलते हैं मैंने 2 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख रुपए, मैंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, ठीक है। मैं उनसे पूछता हूँ रिटर्न, बोलते हैं रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया कभी कितना रिटर्न है, बट 2 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। फिर मैं उनको बताता हूँ देखो 2 लाख रुपए 20% का रिटर्न है, वो आपने कितने पीरियड में कमाए। अगर आपने पिछले 3 साल में 2 लाख रुपए कमाए हैं तो वो तो आप फिर एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उस ड्यूरेशन में मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है, आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स लिए तो उसको स्मॉल कैप इंडेक्स से आप कंपेयर करो, पीयर से कंपेयर करो। अगर आपके पास में लार्ज कैप है तो आप निफ्टी से बेंचमार्किंग करो और देखो उसके अगेंस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। बोलते ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो बस काम किए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए बन गए, एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आईआरआर क्या होती है, सीएजीआर क्या होती है, पोर्टफोलियो का बीटा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क क्या है, ठीक है, वो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब क्या है कि 2 स्टॉक लेके बैठे हैं 10 लाख रुपए में, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक आप रिलेटिव नहीं होगे ना, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है आप मेरे पोर्टफोलियो से कंपेयर करें, पर आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है उसे बेंचमार्क से तो कंपेयर करें। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क के, तो आप सेंसेक्स या निफ्टी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड में पैसा डाल दीजिए। आपकी जो पेशेंस, आपका जो टाइम लग रहा है, आपकी जो एनर्जी जा रही है, कम से कम वो बचेगी एट द सेम टाइम। इसको अगर आप कंपेयर करते हो ना, ये 3 गाड़ियाँ हैं, मारुति ऑल्टो, डिज़ायर और बलिनो। जो डिज़ायर है वो इंडेक्स है, आप समझिए। अब आप देखिएगा कि आप ऑल्टो में चल रहे हैं कि आप बलिनो में चल रहे हैं। अगर आप बलिनो में चल रहे हैं इस पिछले 4 साल में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपने कुछ कॉन्सेंट्रेशन बेट्स ले रखी हो। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में बलिनो में चल रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, देन आप अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर अच्छे फंड मैनेजर्स बलिनो में आपको लेके जा सकते हैं विज़ डिज़ायर के। बट ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं मैं देखता हूँ उनका पोर्टफोलियो जो है थोड़ा ड्रैग कर रहा होता है, और कुछ जो लिमिटेड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं वो बेटर कर रहा होता है। जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी के शेयर्स कहीं पड़े रहे और फिर वो वैल्यू उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 1000 का लिया था 50,000 की वैल्यू होगी, 50 टाइम्स हो गया ना, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे केसेस आते हैं सुनने में। बट येस, जब तक आप रिलेटिव नहीं होंगे तो एब्सोल्यूट नंबर इज़ नॉट अ राइट वे टू लुक एट इट। अगर आप 14-15% कंपाउंडिंग निकाल रहे हैं, फिर चाहे आप इंडेक्स से बेटर नहीं भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 14-15% कंपाउंडिंग आप इस इंडियन मार्केट, जो एक बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है और बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है, नहीं कर रहे हैं, देन क्वेश्चन मार्क है। अभी सर एक सवाल आता है एक्सपेक्टेशन का, कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरे से सवाल करता है मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मैं स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, बेंचमार्क तो देखता ही हूँ कि जो इंडेक्स है स्मॉल एंड मिड कैप का वो कैसा कर रहा है, उसका अगेंस्ट में मैं कैसा कर रहा हूँ। बट मैं ये भी देखता हूँ कि टॉप फंड जो है आज की डेट में स्मॉल कैप में कौन सा है, उसका रिटर्न क्या चल रहा है। अगर उसका जो रिटर्न है उससे बेटर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं फिर सीधा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुझे जो टॉप फंड है मेरी कैटेगरी में स्मॉल कैप वाली में, उससे बेटर परफॉर्म करना है। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं फंड में पैसा लगा दूँ, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम को कहीं और प्रोडक्टिविटी में लगाऊँ ताकि और एडिशनल कैपिटल वहाँ से ला सकूँ। तो सर बाकी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, एक आम रिटेल इन्वेस्टर अगर वो एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसको क्या एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए मार्केट से? देखिए, अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर वो 14-15% कंपाउंडिंग से पोर्टफोलियो में रिटर्न निकाल पा रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है। पर अगेन मैं बोलूँगा, ये 14-15% मैं यहाँ से आने वाले टाइम के लिए बोल रहा हूँ। पिछले 3 साल में तो जो हुआ है उसमें तो बहुत डिफरेंट तरह के रिटर्न्स बने हैं। दूसरा, जब भी मौका लगे आप अपने पोर्टफोलियो का CAGR या IRR जो भी आप निकालना चाहते हैं निकाल के एक बार इंडेक्स से कंपेयर करें, तो आपका काफ़ी आई ओपनिंग होगा कि हाँ, वेयर यू स्टैंड, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपका ये फुल टाइम काम नहीं है, हाँ इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है, बिल्कुल सही जगह आ गए हैं आप, पर हर रोज़ हर साल पैसा नहीं बनता है। तो आप ये मत सोचिए कि दैट हर साल आप इसमें से सोने की मुर्गी यहाँ से एक अंडा निकाल लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द ईयर्स पैसा बना है, पर काफ़ी ईयर्स पैसा नहीं भी बनता और नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे आपकी। तो आपको जब भी आना है लॉन्ग टर्म के लिए आना है, मेरा ये सुझाव रहेगा, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अभी आप कहते हो कि हाँ
आशित ये बोल के चला गया, तो आप ये बोलना चाहते हो कि मैं तो स्टॉक करना चाहता हूँ, करिए प्लीज़ करिए, पर वो 15-20% पोर्टफोलियो का रखिए, बाकी आप मैनेज पोर्टफोलियोज करें। मैनेज पोर्टफोलियोज होता है म्यूचुअल फंड, पीएमएस, उनको करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो सामर्थ है, और मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वेज़ बाकी जो फंड मैनेजर्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। अब हम हमेशा सुनते हैं कि इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया, ये स्टॉक इतने मल्टीबैगर है। HDFC का डिफेंस फंड का रिटर्न 1 साल का 100% है। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट आप जिस सेक्टर में फंड्स लेके बैठे हो या एक स्टॉक लेके बैठे हो, वहाँ वो फंड जो है वो मल्टीपल स्टॉक्स लेके बैठा है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो गया। आपने अभी बात करी स्मॉल कैप की, अब निपॉन स्मॉल कैप बेस्ट स्मॉल कैप परफॉर्मिंग फंड है आज की डेट में। उसके पास आज की डेट में 200+ स्टॉक्स हैं। अब मान लीजिए 3-4 स्टॉक स्मॉल कैप आइडियाज़ में लेके बैठे हैं और किसी कारणवश स्मॉल कैप इंडेक्स टूटता है या मार्केट टूटती है, आप वो 4 स्टॉक्स पे लिमिटेड है। निपॉन के पास देखिए, एक स्मॉल कैप फंड में क्या ज़रूरी होता है एज़ पर रेगुलेटर, 65% एटलीस्ट इन स्मॉल कैप, उसमें 74-75% स्मॉल कैप है निपॉन में, बाकी सब लार्ज कैप में। अब 50,000 करोड़ के फंड में आप समझिए 11-12% लार्ज कैप है, बाकी मिड कैप है, बाकी स्मॉल कैप है आपका 74-75%। तो समझिए कि दैट कितने स्टॉक्स हैं उसके पास। तो आपका रिस्क क्या है और उसका रिस्क क्या है? आपका रिस्क उन 4 स्टॉक्स पे है जो आपने बाय किए हुए हैं स्मॉल कैप के, जो आपको लग रहा है कि बेटर रिटर्न दे रहे हैं। उसके पास वो रिस्क डाइल्यूट करने के लिए 205-206 स्टॉक्स हैं। और एक पूरी टीम है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि हम समर्थ हैं, बिकॉज ये मार्केट जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है पिछले 3-4 साल में। हर किसी को लग रहा है कि वो समर्थ है, पर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, आपका कोर जो वर्क है आप उस पर फोकस करें, आप वहाँ से कैपिटल जनरेट करें और किसी फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दें। और जैसे आपने रिपीट किया वही मैं करूँगा, कुछ एलोकेशन आप खुद करना चाहते हैं खुद करें। बट सर लोग क्या है ना कि क्वांटिफाई नहीं करना चाहते चीज़ों को, ये नहीं देखते कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे हमने बात की कि आप अपने रिटर्न को इंडेक्स से कंपेयर करो, ठीक है, लोग सुन लेंगे, सोचेंगे, करेंगे, बट वो कुछ लोग तो इसी डर से नहीं करेंगे कि मेरी तो परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, और क्या है कि खुद को बुरा फील ना हो, इसलिए लोग क्या ही कहेंगे, छोड़ो यार क्या कंपेयर करना है, बस ठीक है हम ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्यों? वो म्यूचुअल फंड लंबा चलते हैं जो गोल से लाइन होते हैं। जो सिप आपकी गोल से लाइन होती है ना, वो लंबा इसलिए चलती है क्योंकि वो तब तक नहीं टूटती है, तब तक रिडीम नहीं होती जब तक गोल नहीं आ जाता। मान लीजिए आपका एक 5 करोड़ का घर लेने का सपना है दिल्ली में, और जब तक वो 5 करोड़ पूरे नहीं होते आप उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे ही नहीं। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का 1000 करोड़ का सपना है, और आज मैं 1000 करोड़ बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल है आराम से। जो 20-22 साल के बच्चे हैं वो तो बहुत आराम से कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो। या 500 करोड़ का सपना है आपका, अब आप तो चलाओगे ना उसको, क्योंकि आपको पता है मैं रिटायरमेंट में मेरे पास 500 करोड़ पड़े हैं या 50 करोड़ पड़े हैं, डिपेंडिंग ऑन जो इंसान जिस स्टेज पे है, एंड वहाँ से मैं एसडब्ल्यूपी करूँगा तो मेरी सारी चीज़ें टेकन केयर हैं। जब आप अलाइनमेंट करते हैं, आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले पर आपको पता नहीं जाना कहाँ है, या डीएनडी में ट्रैफिक होगा, एक काम करते हैं घूम के वापस दिल्ली आ जाते हैं। बिना डायरेक्शन के कोई भी चीज़ दागी जाए, डायरेक्शनलेस कोई भी चीज़ करी जाए, वो कहीं नहीं पहुंचती है। पर वो एक डायरेक्शन दी जाए, चाहे वो हमारा यूथ है जो हमें देख रहा है, मैं आज ये डायरेक्शन देना चाहूँगा उनको कि ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्टिंग करें, आएँ, समझें, और अगर अपना किसी और काम में अगर वो किसी और काम में व्यस्त हैं तो मैनेज पोर्टफोलियोज जैसे म्यूचुअल फंड या पीएमएस करें। अभी सर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, और ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट की, ठीक है, बहुत लोग इक्विटी मार्केट की बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, उनका खुद का एलोकेशन 5-10% भी बड़ी मुश्किल से इक्विटी में होता है। तो आपका जो पर्सनल एलोकेशन है, मैं जानना चाहूँगा कि इक्विटीज़ में कितना है? मेरे घर को छोड़ के बाकी 100% जो है वो इक्विटी में है। ऑब्वियसली जो मेरी वाइफ हैं, मम्मा हैं, डॉटर हैं, तो जो गोल्ड है जो लेडीज़ के मुताबिक होता है गोल्ड, थोड़ा बहुत गोल्ड है, बट अदरवाइज़ 100% अदरवाइज़ जो आप कह रहे हो कि जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है सारा का सारा, वो 100% जो है मेरा इक्विटी में है। और वो हमारे अपने पीएमएस में और म्यूचुअल फंड्स में, मेरी पीएमएस में भी सिप चलती है और म्यूचुअल फंड में भी सिप चलती है। सर बहुत अच्छा लगा जान के कि आप 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं। आप जो बातें बताते हैं वो आप उसको खुद भी फॉलो करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने ज्ञान दे दिया दुनिया को इक्विटी में पैसा लगाने का और खुद हमने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं। और वैसे सर जो हमने गोल्ड की भी बात की, वो भी क्या है, पर्सनल यूज़ वाला है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है,
है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। मेरा इवन खुद का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 90% है। वेरी नाइस, वॉक द टॉक, एज सिंपल एज दैट। अगर आप कुछ प्रीच कर रहे हो, हैविंग सेड दैट, मैं सबको बोलूँगा आप अपना एसेट एलोकेशन कीजिए, आपने अपना एक इमरजेंसी फंड रखिए, एसेट एलोकेशन कीजिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड एज। आप फिक्स इनकम में भी पैसा रखिए। सो आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं अपना बताया, पर हर किसी को एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट में रखना चाहिए पैसा, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें, Yes, मतलब जो yes. उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जल्दी पैसा चाहिए किसी काम के लिए, उसके Yes. अकॉर्डिंग अपना निकाल के रखें बाहर। यस। जैसा कि सर मैंने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, तो आपकी फिटनेस की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई, और हमारे व्यूअर्स को भी अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें और मुझे भी कुछ बताना चाहें कि कैसे इम्प्रूवमेंट करें। नहीं, भगवान की दया से आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। इट इज़ जस्ट दैट बिल्कुल आपने नर्व्स पकड़ ली है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने वेल्थ तो क्रिएट कर लेनी है 20 साल के बाद, पर उसको एंजॉय करने के लिए अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या होगा। सो आई इंश्योर दैट मैं 1.5 से 2 घंटा, नहीं हो पाता कई बार ट्रैवल में, पर कोशिश रहती है कि दैट हफ्ते का ऑन एन एवरेज 9 से 10 घंटा मैं अपने लिए निकालूँ। दैट्स व्हाट द आइडियल टाइम आई टेक आउट फॉर माई सेल्फ। एंड ऑफ द डे, आज आपको कोई कैसे पहचानता है, वो इस बॉडी के कारण पहचानता है। तो आप जिसमें खुद रिजाइड कर रहे हैं, अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको ठीक से नहीं रखेंगे, तो कैसे चलेगा। दूसरा, जितना आप फिट रहेंगे, जितना आप एजाइल रहेंगे, उतना ही भी अपने 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 काम में भी आप बहुत एक्टिव रहेंगे। भाई एंड ऑफ द डे फिट बॉडी फिट माइंड जो है वो आपको बहुत सुपर एक्टिव रखेगी। तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें फिटनेस से हम दिख अच्छे रहे हैं, पर आप इवेंचुअली ओवरऑल आपकी एजिलिटी बढ़ती है, आप फास्ट हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस में। सो आई थिंक आई इंश्योर फ्रॉम माई साइड मैं स्क्रीन टाइम कम कर देता हूँ अपना, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता था कि स्क्रीन टाइम बहुत अटेंशन लेता था। तो कॉलेज से मैं आई वॉज इनटू फिटनेस, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद से आपको पता है आदतें ख़राब हो जाती हैं। बट 2016 के बाद देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू चेंज माई लाइफस्टाइल। मैं दोबारा फिटनेस में गया, आई स्टार्टेड रनिंग, एंड उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो अभी 8 साल की एक डिसिप्लिन लाइफ जी है मैंने। बीच में कोविड में थोड़ा दिक्कत ज़रूर रही, पर मैं वर्कआउट करता रहा, बिकॉज रनिंग तो पॉसिबल था नहीं जब कोविड था। बट येस, अभी जो हम अचीव कर पाए हैं वो सबसे बड़ी बात यह है दैट कि एक डिसिप्लिन अचीव कर पाए हैं विद रिगार्ड टू हम क्या खाना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। और मेरी बात मानिएगा, ये जो समय आप निकालेंगे अपना बिना स्क्रीन के, ये आपको एक एक्स्ट्रा ईयर 2 ईयर दे देगा आपकी लाइफ के लिए अगले 5-6 साल के अंदर ही। और जितना आप इसे लंबा करते जाएंगे उतना हेल्दी आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की और गोल अलाइंड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है किसी गोल के साथ में अलाइंड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, स्किप नहीं करेंगे उस गोल को देखते हुए कि गोल तो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। वैसे सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मोर देन 4000 करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, तो कंपनी लेवल पे आपका क्या गोल है, कहाँ तक ग्रो करने का, और उसके अलावा पर्सनल वेल्थ का अगर आपका कुछ गोल है कि यहाँ तक पहुँचना है वो, और कुछ और भी अगर आपका गोल रहे जो अचीव करना चाहते हैं वो अगर आप शेयर करना चाहो तो। नहीं, आई एम श्योर सबके अपने गोल्स हैं, और हमारा एज ए कंपनी, हमारी कंपनी का गोल है कि हम कैसे सबसे बड़ा गोल ये है कि कैसे हम अपने भाइयों को, अपने सिटीजन्स को, हमारे जितने भी एक्टिव नॉन एक्टिव हाउस मेकर फीमेल्स हैं, उनको कैसे हम मेन स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टिंग में लेके आएँ। तो हम कल्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करना चाहते हैं। पहला तो ये की गोल है कंप्लीट सर्कल का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉन्जी स्कीम से या कमेटी से या फिर ऐसी चीज़ों से बचाना चाहते हैं जहाँ पे उनके पैसे मरते हैं। तो पहला तो ये गोल है। दूसरा ये गोल है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी रिसर्च से एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और एक वाइडर स्पेक्ट्रम तक पहुँचना चाहते हैं। वो तभी पहुँच सकते हैं जब हम अपने एसेट्स ग्रो करें। तो हम चाहते हैं कि हम बिटवीन आर वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमको 1 लाख करोड़ के करीब एसेट जल्दी से जल्दी मैनेज करें। तो उसके लिए एक राइट रिसर्च पे काम करें। और आप सरप्राइज़ होंगे, हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे होता है। हमें लगता है जैसे अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखो, सीमेंट का देखो, स्टील का देखो, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होते हैं, सेल्स में कम होते हैं। एक हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा रिवर्स ट्रिप पे चली गई थी, पर अब चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही हैं क्रॉस। अभी दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग में लोग ज़्यादा हैं, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या हैं? रिसर्च आज की डेट में। तो हम रिसर्च में और लोग लाना चाहते हैं, हम रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। पहले ब्लूमबर्ग यूज़ करते थे, फैक्टसेट यूज़ कर रहे हैं अभी,
म्यूचुअल फंड के लिए मॉर्निंग स्टार यूज़ कर रहे हैं, तो जो रिसर्च के लिए बेटर चीज़ें वो करना चाहते हैं। तो कंपनी स्पेसिफिक एक गोल है। मेरा अपना एक्चुअल में गोल क्या है कि दैट अगर आप पूछते हैं एज ए फैमिली, वी वांट टू स्टे हेल्दी, वी वांट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर विद फ्रेंड्स, एंड हम चाहते हैं कि पीसफुल हम लाइफ जिए आगे। दिस इज़ व्हाट वी वांट। पैसे का कोई अंत नहीं है, मैं बोल दूंगा कोई नंबर आपको दे दूंगा, उसका कोई अंत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जितना टाइम हो सकता है हम अपना काम करें। अगर हम काम कर रहे हैं फिर पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। सो बाकी बच्चों को देखो अपना नसीब है, मैं आपको बताऊँ एंड ऑफ द डे। सो आप अपनी तरफ से एक वैल्यू सिस्टम दो उनको, और उनको अच्छे संस्कार दो जो हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बोले भी गए हैं। अगर आप संस्कार दे रहे हैं उनको, अच्छे वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, तो उसके सिवाय फिर आप कितना भी पैसा दे देंगे, इट्स एंडलेस। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे पैसे की जो रेस है, इंसान सोचता है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। जब वो 1 हो जाता है, देखता है यार किसी के पास 5 भी है, 10 भी है, तो अब 10 कमाते हैं, फिर 10 के बाद में 100, 100 के बाद में, ये तो एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। पर क्या एक ऐसा कोई नंबर है जिसके बाद में, जितना पैसा कमाने के बाद जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते, लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज नहीं होता, उसके बाद में सब नंबर गेम है? तो ऐसा कौन सा नंबर है? एंड कुछ लोग जो है अर्ली रिटायर होना चाहते हैं। पहले कंसेप्ट क्या था कि 20-21 से काम करना स्टार्ट करना है और 60 तक काम करना है, फिर रिटायर हो जाना है। बट अभी लोग सोच रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। तो सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अचीव करने के बाद एक इंडिविजुअल रिटायर हो सकता है, और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके बाद में पैसे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो इसके बाद नंबर गेम है? सो पहले मैं आपका दूसरे प्रश्न का आंसर करता हूँ। आज मान लीजिए अगर आप या कोई भी रिटायर होना चाहता है और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब कोई लोन लाइबिलिटी नहीं है, तो अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं, आप आज ही रिटायर हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो 20 करोड़ पर रिटायर हो सकते हैं। मान लीजिए 20 करोड़ पर रिटायर होकर आपने जो आपके पास जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो मिक्स ऑफ कॉन्जर्वेटिव एसेट्स में है, डेट और इक्विटी में मिला के, या बैलेंस एडवांटेज फंड में, या बैलेंस फंड्स में, या एक लार्ज कैपिश पीएमएस में आपका है। सो अगर मान लीजिए उसमें टोटल आपका पोस्ट टैक्स 10% रिटर्न भी आ रहा है आपका, देखिए रिटर्न हर साल नहीं आएगा, पर हम तो एवरेज ले रहे हैं, 10% भी आ रहा है, तो 2 करोड़ रुपये आपको साल का आएगा। सो 2 करोड़ का साल का मतलब है अगर आप हर महीने 10 लाख रुपए भी ले रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो भी आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले रहे हैं। और 15 लाख भी ले रहे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए ले रहे हैं। स्टिल यू विल बी एबल टू ग्रो योर कॉर्पस जब तक आप जीवित हैं। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है इंडिया में, तो आपको एक कॉर्पस चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो कि आप कितने साल जीने वाले हैं। आज ऑन एन एवरेज एज आपकी 80+ हो गई है, कल को वो 90-95 हो गए, तो आप कम से कम अपना लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना चाहेंगे गोइंग फर्दर। तो आई थिंक 20 करोड़ इज़ वन विद विच वन कैन रिटायर इजिली इन अ मेट्रो सिटी। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं हैं, आप विलेज में हैं या टाउन में हैं, तो 10 करोड़ में भी काम हो जाएगा आपका। और सर ये जो नंबर है इसका क्या कोई फार्मूला है कैलकुलेशन का? क्योंकि सभी लोगों के एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं, लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। बड़ी सिटी में आप 10 लाख से ऊपर कितना कहाँ खर्च दोगे अगर आपका कोई ईएमआई और कोई खर्चा नहीं है। दूसरा, जब आप रिटायर हो गए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, तो आपके सिप या स्टॉक्स में भी नहीं जा रहा है, तो मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट कितना खर्च दोगे आप। और छोटी सिटी में खर्चे बिकॉज कम है, या विलेजेस में, टाउन्स में खर्चे कम है, तो उस हिसाब से मैंने 10 ईयर कर दिया कि अगर 10% आएगा तो 1 ईयर आएगा, तो 5-6 लाख भी, मतलब 5-6 लाख मैं आज की डेट में बात कर रहा हूँ, इज़ अ वेरी बिग अमाउंट टू स्पेंड। अगर मैंने क्या बोला, आपकी बेसिक चीज़ें जो है वो फिक्स है। जब बेसिक चीज़ें फिक्स है तो फिर नंबर वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप विड्रॉ कर रहे हो, SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल कर रहे हो, और वो जितना रिटर्न आपका जा रहा है उससे बहुत कम विड्रॉ कर रहे हो, तो जितना रिटर्न आ रहा है उससे कम विड्रॉ कर रहे हो, तो उससे आपका कॉर्पस बढ़ता जा रहा है। जो बात आपने पहले करी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बियॉन्ड सिर्फ ज़ीरो ऐड होते हैं, देखिए ये इंसान पे डिपेंड करता है, ये हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। आपके लिए वो 1000 करोड़ हो सकता है, मेरे लिए वो 10 करोड़ हो सकता है, किसी बड़े हमारे बिजनेसमैन के लिए मे बी वो लाखों करोड़ में भी ठीक नहीं है, बिकॉज इंडिया के बाहर वो $1 ट्रिलियन में बात करना चाहते हैं आज की डेट में भी मार्केट कैप को लेके, जिसके लिए वी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि कौन सी इंडिया की कंपनी 1 ट्रिलियन होगी। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 100-200 करोड़ अगर है तो उसके बाद तो बस वो ज़ीरो एडेड है और एक स्टेटस सिंबल ऐड हो रहा है। बियॉन्ड अ पॉइंट आप 200 करोड़ में, 100 करोड़ में भी वही कर सकते हो जो आप 1000 करोड़ में कर सकते हो ब्रॉडली। मतलब आई हैव रियलाइज वन थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरी अपनी जो क्या कहते हैं फूड इंटेक मेरा कम ही हुआ है। इवेंचुअली हमारे
पंजाबी में बोलते हैं ना कि दैट एक तो होता है पेट भरना को तो आँख भरना। पेट तो बहुत बहुत पहले भर जाता है, आपके आँख नहीं भरी होती कि हाँ ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और वो भी काफ़ी सालों से भर चुकी है। तो आप उतना ही खाते हो ना, इतना सा स्टमक है, कितना आप खा लोगे? सो आई थिंक एज यू ग्रो ओल्ड आपकी हर चीज़ की एपेटाइट कम ही होती है। एंड आप डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं, तो आप वैसे भी बैकफुट पे आते हैं चीज़ों को लेके। बट हैविंग सेड दैट 20-10 एंड एट द सेम टाइम 100-200 अगर हैं तो वो लेवल ब्रीच हो जाता है। तो सर जैसा कि हमने बात की 10 करोड़ 20 करोड़ इन नंबर्स की, ये नंबर सुनने में बहुत बड़े लगते हैं और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो 10-20 करोड़ कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, हमारी तो छोटी सी एक सैलरी है, 10-20 करोड़ तो बहुत बड़ी बातें होंगी। तो ये सर जो नंबर है 10 करोड़ 20 करोड़ का, इसको अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी महीने की लाखों में करनी पड़ती होगी या फिर कम इन्वेस्टमेंट में भी काम हो सकता है? आप सरप्राइज़ होंगे, केवल अगर आप 15,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो 15% से कंपाउंड करती है अगले 30 साल में, तो आपके पास कुछ 10.5 करोड़ के लगभग की राशि इकट्ठी हो जाती है। 10.5 करोड़ सिर्फ 15,000 की इन्वेस्टमेंट से? 15,000 की इन्वेस्टमेंट से इकट्ठी हो जाती है। और अगर आप 20 करोड़ करना चाहते हैं तो आप हर साल, क्योंकि आपकी आय बढ़ेगी, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में तो आपकी इनकम बढ़ेगी, हर साल इसको 10% से वृद्धि कीजिए। मान लीजिए 2024 में आपने 15,000 की सिप करी है, तो 2025 में आप इसको 16,500 कर दीजिए, 10% बढ़ाते जाइए हर साल। तो अगर आप 10% हर साल बढ़ा रहे हैं और 15% से ग्रो करता है, तो लगभग 20 करोड़ की राशि आपकी 30 साल में इकट्ठी हो जाएगी। सर ये आपने बड़ा एक शॉकिंग खुलासा कर दिया कि सिर्फ 15,000 की अगर कोई स्टेप अप SIP करता है, मतलब 15,000 पहले साल लगाए, दूसरे साल उसको 10% बढ़ाए, जैसे 16,500 लगाए, और ऐसे 30 साल तक करते गए, क्योंकि हर साल इनकम भी तो बढ़ रही है ना। सर जैसे कि हमने बात की 15,000 की SIP की, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया 15,000 रुपये, हमारी तो सैलरी 20,000 रुपये है, हम कहाँ से 15,000 की SIP करें? तो उसमें सर आप क्या कहना चाहोगे? आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है या 15,000 रुपये है, आने वाले समय में तो नहीं रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ आज आप शुरू करें बस कहीं से भी। चलिए आप कह रहे हो कि ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो 700 रुपये से शुरू करें। मात्र 700 की सिप करते हैं और हर साल उसको अगर 10% बढ़ाते हैं, मतलब पहले साल 700 है, अगले साल 770 की कर देते हैं, उसके बाद फिर 10% एस्केलेशन करते हैं, तो तब भी आपके 30 साल में 1 करोड़ की राशि आपकी इकट्ठी हो जाएगी, अगर वो पोर्टफोलियो 15% से ग्रो किया, मात्र 700 रुपये से। और अभी आप 10% अपना बढ़ाते रहिए हर साल, जब आपकी जॉब चेंज हो या पैसे कहीं से बढ़े तो उसको और बढ़ा दीजिएगा। सो ऐसा नहीं है कि आप कम राशि से नहीं कर सकते हैं। अभी सेबी ने अपने नए क्लॉज में 250 रुपीज़ की सिप भी शुरू कर दी है। शुरुआत कहीं से ज़रूरी है। अगर आप 375 रुपये की सिप कर लेते हैं आज, और आप कह रहे हो कि उससे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो भी 50 लाख आज की रेट में अगर आप स्टेप अप करते रहेंगे आपके पास इकट्ठे होंगे। अभी जैसे कि सर हमने बात की कि SIP से, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कैसे बन सकता है, उसकी बात तो हमने की। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सवाल करेंगे कि आप बात कर रहे हो 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, आज से 20 साल बाद तो जो 20 करोड़ की वैल्यू है वो 20 लाख रह जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है। तो 30 साल बाद में 15,000 की SIP से जो वेल्थ बनेगी वो होगी 20 करोड़ से भी ज़्यादा। 20 करोड़ एक मोटी मोटी फिगर ले रहे हैं, 22.5 करोड़, तो मोटी मोटी 20 करोड़ की एक फिगर ले लेते हैं। और अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि 15,000 तो हमारे पास नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरी तो सैलरी 20,000 रुपये, 15,000 की इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? बट लोग ना ये भावनाओं में बह जाते हैं, ये नहीं सोचते कि सिर्फ 750 रुपये की अगर SIP भी कर रहे हैं तो भी 1 करोड़ बन रहा है 30 साल के बाद में। बिल्कुल, अगर स्टेप अप कर रहे हैं हर साल 10% से, तो इसी फॉर्मूला, मतलब 15,000 से अगर 20 करोड़ बन रहा है तो 750 रुपये से 1 करोड़ तो बन रहा है ना। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। हम हमेशा इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, पर एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है जिसको मैं बोलूँगा कि लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, इन्फ्लेशन की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, महंगाई दर रही है, क्योंकि एवरी टाइम आप कुछ लेने जाते हो वो महंगा हो जाता है, जिस कारण से पैसे की वैल्यू कम होती है। पैसे की वैल्यू ऐसे कम हो रही है कि जो चीज़ आपकी आज से 10 साल पहले 100 रुपये की आती थी, आज वो 200 की आ रही है, क्योंकि पैसे की वैल्यू पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो आज का 10 करोड़ जो है, अगर आप देख रहे हैं, वो आपके लिए 10 करोड़ के बराबर है। पर आप 20 साल के बाद की अगर 10 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कोई लगभग 3 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि 6% का आप इन्फ्लेशन दर देख रहे हैं तो 72/R आर है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये थंब रूल है इन्फ्लेशन का भी आपका, जिससे आप इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू कितनी आधी रह रही है कैलकुलेट करते हैं। तो 72/6 मतलब 12 साल में पैसे की वैल्यू आपकी आधी रह जाएगी, और फर्दर 12 साल में मतलब 24 साल में उसकी फर्दर आधी रह जाएगी। पर हमें तो 20 साल का देख रहे हैं, तो 20 साल में लगभग
जो 10-12 साल में 5 करोड़ रहा है, उसके बाद 2 करोड़ और राशि कम हो जाएगी, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की राशि बचेगी आपकी 20 साल के बाद। तो आपको प्लानिंग अगर करनी है, अगर आपको आज की डेट में प्लानिंग करनी है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए हैं, तो आपको जो प्लानिंग करनी है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, को लगभग 30 करोड़ प्लस की करनी है प्लानिंग। और एक सर और इंटरेस्टिंग सवाल आप और एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो भी कंपाउंडिंग की बात होती है ना, अगर मान लो कोई रील या शॉर्ट एक चल रही है जिसमें कंपाउंडिंग की बात हो रही है कि देखो आज इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 साल बाद इतना होगा, लोग क्या कमेंट करते हैं कि 30 साल बाद 20 करोड़ मिलेंगे, 30 साल बाद 20 करोड़ का मैं क्या करूँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मैं पूरा ना हो जाऊँ कहीं पे 20 करोड़ मिलने से पहले। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा कि दैट आपके अगले 20 या 30 साल में कई और गोल्स भी हैं जो आपने प्लान करे होंगे, और जर्नी उतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए जितना डेस्टिनेशन, मैं मानता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि दैट आप वो गोल्स के लिए आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी होगी। हम कह रहे हैं रिटायरमेंट के आसपास आपका कॉपस इतना होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि सिर्फ आप 15,000 की सिप के बारे में सोचना शुरू कर दें। अभी आपको आगे की प्लानिंग करनी है, आपको फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग करनी है, गाड़ी लेने की प्लानिंग करनी है, घर लेने की प्लानिंग करनी है, बच्चों की एजुकेशन की करनी है, उनकी शादी की प्लानिंग करनी है। हमारा जो इकोसिस्टम है हमारी कंट्री का, वो एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। एंड मानिए मेरी बात, अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने अभी आपको कॉपस बता दिया कि मैंने किस तरह का खर्चे की बात कर रही है, 20 करोड़ में आप कितना खर्चा कर सकते हैं। वो मैंने एक वाइड आपको बहुत बड़ी रेंज दे दी है, बट इन बिटवीन जब आप अपना कॉपस बढ़ता देखेंगे तो आप ही प्राउड फील करेंगे दैट पहले मेरा 1 करोड़ जो पहला हिट हुआ, एक्चुअली क्या है, वो पहली सेंचुरी क्रिकेट में जैसी होती है ना, जो पहला करोड़ होता है हमेशा वो मुश्किल होता है। जब आपका बेस इंक्रीज हो जाता है ना, फिर मल्टीफुल ग्रोथ होता है। आज इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है, अब डबल होगा तो 8 ही होगा। मतलब पहले 1 पे डबल हुआ तो 2 हुआ, अब 4 पे 8 ही होगा, और 8 पे जब डबल होगा 6 साल में तो वो 16 होगा नंबर। अभी सर जैसे कि हमने एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन की बात की कि 20 साल बाद 30 साल बाद एक 10, 20, 50 करोड़ की वेल्थ बन सकती है, पर कुछ हमारे व्यूअर्स कमेंट करेंगे कि भाई 30 साल बाद तो मैं पता नहीं खुद ही बचूंगा कि नहीं बचूंगा, उस टाइम पे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो उससे पहले क्या? मेरे पास भी ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। मैं यही बोलता हूँ दैट यहाँ पे जो आप 30 साल की बात कर रहे हैं और 20 करोड़ या 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो भी वेल्थ की बात कर रहे हैं, वो 0 to 100, 0 to 10 या 0 to 20 नहीं हो जाएगी एकदम। तो वो पहले 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी, तो आप उस जर्नी का हिस्सा रहेंगे। और इसमें कोई लॉकिंग नहीं है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब चाहें आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ब्यूटी तो यही है, हम लोगों को बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट्स में क्यों आए। सर जैसे कि आप 4,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स मैनेज कर रहे हो, तो मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था, उस पर कुछ 500 सब्सक्राइबर्स हैं, और आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, उस पर कुछ 700-800 फॉलोअर्स हैं। वहीं पे कोई लड़की रील बनाएगी काचा बादाम पे, 10-20 मिलियन तो उसके व्यूज़ आ जाएंगे और मिलियंस में उसके फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं क्या बात करते हैं कि अमेरिका हमारे से इतना आगे क्यों है, यूरोप इतना आगे क्यों है, डेवलप्ड नेशंस आगे क्यों हैं, हमें तो विश्व गुरु होना चाहिए। बात करते हैं विश्व गुरु होने की, और बैठे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहेंगे, लड़कियों का डांस देखते रहेंगे, और जो लोग एक्चुअल में बड़ा काम कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। ठीक है, फॉलो करना है तो ये सब रीलें देखते रहना सारा दिन, और फिर बोल रहे हैं हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक 700 750 रुपये की एसआईपी से भी 1 करोड़ की जो वेल्थ है वो यहाँ पे बन सकती है। सर थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर कॉलिंग।